Hello students. In this video let us begin with a new concept, a very important concept in magnetostatics, that is Ampere's circuital law. Students, ये बहुत ही important formula है, concept है, और इसको शुरू करने से पहले एक काम करते हैं. हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, देखो मैं बार बार ये दो वर्ड्स यूज़ करता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स. Electrostatics was all about current, static charges, and magnetostatics is obviously about magnetism. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कुछ भी पढ़ा था, चलो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्योंकि कुछ सिमिलर कंसेप्ट्स यहाँ भी हमको अप्लाई करना है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलम्स लॉ स्टडी किया था, याद करो. हम एक बार उसको रिवाइज भी करते जाएंगे और साथ साथ मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनको कंपेयर भी करेंगे. तो देखो, कूलम्स लॉ में हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था इलेक्ट्रिकल फोर्स का, और वो फॉर्मूला हमने स्टडी किया था 1/4πε0 Q कैपिटल Q बाय R स्क्वायर, वेयर स्मॉल q एंड कैपिटल Q आर द टू चार्जेस जिनके बीच में हमको इलेक्ट्रिकल फोर्स ढूंढना है. फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्टडी किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर मुझे लिखना है तो मैं सिर्फ E लिख सकता हूँ, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q बाय R स्क्वायर. ये Q जो है वो हमारा सोर्स चार्ज है, और ये स्मॉल q को हम टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे. तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय E. ये हमारे पास फॉर्मूला था. कुछ ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला हमने मैग्नेटिज्म में भी स्टडी किया था. जैसे यहाँ पर हमारे पास कूलम्स लॉ था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, वैसे याद करो मैग्नेटिज्म में हमने बायो-सावर्ट्स लॉ स्टडी किया था. बायो-सावर्ट्स लॉ, इस लॉ में हमने फॉर्मूला स्टडी किया था मैग्नेटिक फील्ड dB. उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला हमने स्टडी किया था μ0/4π मल्टीप्लाइड बाय I dl इंटू साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर. ये जो है मैग्नीट्यूड डिनोट करता है. यहाँ पर भी हमने मैग्नीट्यूड लिया है. तो मेरा इधर पे मेन इंटरेस्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड में. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0/4π इंटू I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर. कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं. चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज पर. तो ये जो Q है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट पर डिपेंड करता है. I dl ये करंट एलिमेंट है. तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन सा होता है? तो करंट एलिमेंट होता है. एक बात. दूसरा, हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. फिर हमने और एक इंपॉर्टेंट लॉ स्टडी किया था स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट वाज गॉस लॉ. व्हाट वाज गॉस लॉ? याद करो, अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं और उसका किसी एरिया एलिमेंट, व्हाट इज ds? एरिया एलिमेंट. तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया एलिमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूं और फिर उसका इंटीग्रेशन करता हूं, और अगर मैं ऐसे करता हूं तो इसका मीनिंग होता है लाइन इंटीग्रल ओवर द एंटायर सरफेस. तो ये जो है सरफेस इंटीग्रल या क्लोज्ड रीजन का इंटीग्रल हो गया. तो इसका फॉर्मूला हमने स्टडी किया था Q बाय ε0. दिस वाज गॉस लॉ. बस ऐसा ही और एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ है, वो है एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसको हम स्टडी करने जाएंगे. तो जैसे गॉस लॉ कूलम्स लॉ का एक्सप्लेन करने का और एक तरीका है. गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो बाजू है. सिक्के की एक बाजू, सिक्के की दूसरी बाजू. एक बाजू कूलम्स लॉ, दूसरी बाजू गॉस लॉ. तो दोनों में कोई फर्क नहीं है. गॉस लॉ कूलम्स लॉ को समझाने का और एक तरीका है. एग्जैक्टली वैसे ही हमारे यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक्स में एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो होता है
वो बायो सावर्ट्स लॉ को समझाने के लिए दूसरा तरीका है। तो याद रखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ, मैग्नेटिज्म में बायो सावर्ट्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ, मैग्नेटोस्टैटिक्स में एम्पियर सर्किटल लॉ। जिस तरह से गॉस लॉ कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका है, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ बायो सावर्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका है। अब और एक बात मैं आपको याद करवा दूं, हमने जब गॉस लॉ स्टडी किया था तभी हमने ये समझा था कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, सरफेस रीजियन, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्फीयर, अगर ये कोई स्फीयर है, ये स्फीयर का छोटा सा एरिया एलिमेंट है, लेट्स कॉल दिस एज ds, सो दिस इज अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ द स्फीयर, और स्फीयर के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है। याद है आपको, हमने ये चार्ज कैसा लिया था, एनक्लोज्ड चार्ज। तो देखो ये जो ds है उसका डॉट प्रोडक्ट जब मैं E के साथ लेता हूं और जब वो पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, स्फीयर का सरफेस एरिया मिलेगा। स्फीयर की बजाय हम सिलेंडर भी ले सकते थे, अगर ये कोई सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर हमारा चार्ज एनक्लोज्ड है, ये सिलेंडर का छोटा सा एरिया एलिमेंट है और उसके अंदर ये पूरे सिलेंडर के अंदर हमने चार्ज एनक्लोज किया है, तो जो एरिया का ds का हम इंटीग्रेशन करेंगे हमको क्या मिलेगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया मिलेगा। सिलेंडर की बजाय अगर मैंने कोई क्यूब लिया होता और क्यूब के अंदर मैंने कोई चार्ज एनक्लोज कर दिया होता तो हम क्यूब का सरफेस एरिया लेते हैं। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करो, 4πr²। सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस, ये जो प्लेन सरफेस एरिया होता है तो वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रॉब्लम कैसा है। तो हम सिलेंडर का भी सरफेस एरिया लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा तो 2πrh, टोटल सरफेस एरिया होगा तो 2πr और ब्रैकेट में हम r+h लिखेंगे, और अगर क्यूब होगा तो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 × साइड स्क्वायर। तो इट डिपेंड्स, लेकिन हर एक केस में एक बात याद रखो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जब एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा जो रीजन है उसका एरिया मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद करो व्हाट वाज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एग्जैक्टली ऐसा ही रूल एम्पियर सर्किटल लॉ में अप्लाई होगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार याद करवा दूं कि गॉस लॉ जिस तरह से कूलम्स लॉ को समझाने का दूसरा तरीका है, सिक्के के दो बाजू है, एक बाजू कूलम्स लॉ, दूसरी बाजू गॉस लॉ, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ बायो सावर्ट्स लॉ को समझाने का दूसरा तरीका है। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स का जो सिक्का है उसका एक बाजू अगर बायो सावर्ट्स लॉ है तो दूसरी बाजू एम्पियर सर्किटल लॉ है। अभी जैसे गॉस लॉ में हम क्लोज्ड रीजन को कंसीडर करते हैं, कोई क्लोज्ड रीजन स्फीयर या सिलेंडर या फिर क्यूब, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ में हम ओपन सरफेस को कंसीडर करते हैं, ओपन सरफेस। सो इफ दिस इज सम ओपन सरफेस having a boundary, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पेपर है, अभी फॉर एग्जाम्पल ये कोई पेपर है, तो ये जो पेपर है ये ओपन सरफेस है और इसकी एक बाउंड्री है। तो ओपन सरफेस हैविंग अ बाउंड्री कंसीडर करते हैं हम किसमें, एम्पियर सर्किटल लॉ में। तो जैसे हम कूलम्स लॉ में क्लोज्ड रीजन कंसीडर करते हैं, वैसे हम एम्पियर सर्किटल लॉ में ओपन सरफेस कंसीडर करते हैं जिसकी कोई बाउंड्री होती है। एक बात। दूसरी बात, इस बाउंड्री के हम छोटे एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये सरफेस का छोटा एरिया एलिमेंट लिया था, एरिया एलिमेंट, इसका जो एरिया होता है उसका छोटा सा एलिमेंट, वैसे ही जो बाउंड्री होती है इस बाउंड्री की लेंथ होती है, उस लेंथ का मैं छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट, मान लो ये मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl, दिस एलिमेंट वी विल डिनोट एज dl। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे याद रखने का, देखो जिस तरह से गॉस लॉ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया था,
वैसे ही यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B, वी विल मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड विथ लेंथ एलिमेंट dl. So just as we had here E dot ds, here we are having B dot dl. Similar, exactly एक ही जैसा है दोनों. देखो फिर यहाँ पर हमारा सोर्स क्या था? चार्ज था. यहाँ पर हमारा सोर्स क्या है? I है. करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फिर हमारे पास यहाँ पर परमिटिविटी था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जबकि मैग्नेटिज्म में परमिटिविटी नहीं होता है, परमिएबिलिटी होता है. और याद करो परमिएबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं? म्यू नॉट. इधर हम परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हम परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं. बस इतना सा फर्क है. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट, डॉट प्रोडक्ट, सोर्स चार्ज, सोर्स करंट, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय परमिएबिलिटी. एग्जैक्टली सिमिलर है. फिर यहाँ पर हमने लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड रीजन लिया था, यहाँ पर हम लेंगे लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड लूप. ये पूरा लूप क्लोज्ड है और उसका हमने लाइन इंटीग्रल कर दिया है. दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ. तो ये हो गया हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ. एक बात याद करवा दूँ, जैसे हमारा चार्ज यहाँ पर कैसा होता था? एनक्लोज्ड होता था. वैसे ही यहाँ पर हमारा जो करंट है वो एनक्लोज्ड करंट होना चाहिए. I इज एनक्लोज्ड करंट, यानी कि हमारा जो करंट है इस रीजियन में से पास होना चाहिए. इस रीजियन में से हमारा करंट पास होता है. इसको कैसे समझेंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो स्टूडेंट्स, ये कोई हमारा वायर है, दिस इज अ वायर, और इस वायर के अंदर से हमारा करंट फ्लो होता है. ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है वायर के अंदर से. हम क्या करेंगे? अच्छा, दूसरी एक बात मैं आपको याद करवा दूँ. हमेशा ये जो रीजन हम लेते हैं वो कैसा होता था? इमेजिनरी रीजन होता था. वैसे ही हमारी यहाँ पर ये जो सरफेस है वो कैसा है? इमेजिनरी सरफेस है. तो ये बाउंड्री कैसी है? इमेजिनरी बाउंड्री है. आप एक बात जानते हो कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो जब इस वायर में से करंट फ्लो होता है तो वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो हम एक इमेजिनरी ऐसा सर्कल ले लेंगे वायर के आसपास में, सराउंडिंग द वायर. दिस इज एन इमेजिनरी सर्कल. सो ये हो गया हमारा एम्पीरियन लूप. वी कॉल दिस एज एन एम्पीरियन लूप. अगर हमारा जो सरफेस होता है वो अगर कोई लूप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप. दिस इज एम्पीरियन लूप. तो इस लूप के ऊपर अपने को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. स्टूडेंट्स एक बात याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी 3 पॉसिबिलिटीज होती है. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड? लेट मी राइट डाउन ऑन द बोर्ड हियर. Magnetic field could be tangential to the loop and we will denote it as BT. यानी अगर ये लूप है तो ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को टेंजेंशियल होना चाहिए ऐसे. दूसरा पॉसिबिलिटी होता है मैग्नेटिक फील्ड कुड बी परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल टू द लूप. और थर्ड पॉसिबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड वैनिशेस, यानी कि डिसअपीयर्स. अगर बहुत ज़्यादा दूर हम जाते हैं, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, मैग्नेटिक फील्ड कैन डिसअपीयर. तो स्टूडेंट्स अगर हम सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट लेते हैं और सारे टेंजेंशियल कंपोनेंट का सम यानी इंटीग्रेशन, सारे टेंजेंशियल कंपोनेंट का सम, याद रखो dl जो होता है वो अलोंग द टेंजेंट होता है. और अगर मैं इसका सम करता हूं dl का ओवर द क्लोज लूप तो मुझे इस लूप का पूरा लेंथ मिल जाएगा. तो उस लेंथ को अगर मैं l लिख दूं, टोटल लेंथ किसका? टेंजेंशियल कंपोनेंट का टोटल लेंथ. हमेशा हम टेंजेंशियल कंपोनेंट लेंगे तो टेंजेंशियल कंपोनेंट का जो टोटल लेंथ होता है L वो ले लूँ मैं. तो ये जो पोर्शन है मेरा ये बन जाएगा
L इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दैट इज इट। ये हो गया एम्पियर्स लॉ का और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर मैं ये वाला रूल इसमें अप्लाई करता हूं तो ये हमारा वायर है, वायर के सराउंडिंग मैंने एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप ले लिया है। इस एम्पीरियन लूप के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमको, ये हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन है, हमको dl मिलता है और इसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ये जो वायर है, इस वायर के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो ये जो L है वो क्या हो जाएगा, इस लूप का सर्कल हो जाएगा, आई मीन लेंथ हो जाएगा। ये इमेजिनरी लूप है बच्चों, याद रखो। तो ये इमेजिनरी लूप का टोटल लेंथ। अब ये लूप का शेप कौन सा है, सर्कल। सर्कल का लेंथ यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो इन दिस आई कैन राइट b मल्टीप्लाइड बाई 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दैट मीन्स b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स JEE में, नीट में और स्टेट बोर्ड में इसके बेसिस पर पूछे जा सकते हैं। कैसे आया है फॉर्मूला, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। हमारे पास वायर है, वायर के अंदर करंट फ्लो करता है। एक बात और याद रखना, ये जो करंट होता है I, ये कैसा होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, स्टेडी करंट। हमारा सारा मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है वो स्टेडी करंट से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक चार्ज में से रिलेटेड है और मैग्नेटोस्टैटिक्स स्टेडी करंट से रिलेटेड है। तो स्टेडी करंट इस वायर में से फ्लो करता है। हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है तो उस पॉइंट में से पास होने वाला एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करता हूँ। उस इमेजिनरी सर्कल को हम एम्पीरियन लूप बोलते हैं। सर्कल का लेंथ यानी कि सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। तो मेरा ये जो फॉर्मूला है b डॉट dl, उसमें dl का इंटीग्रेशन यानी टोटल लेंथ की वैल्यू 2πr, p मल्टीप्लाइड बाई 2πr इज म्यू नॉट आई। 2πr को राइट में ले लिया तो b का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। दैट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। इस फॉर्मूला से हमको बहुत सारी बातें समझ में आ जाती है। चलो याद समझने की कोशिश करते हैं, हमको क्या क्या समझ में आता है। सबसे पहली बात तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। ये प्रॉब्लम जो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो वायर के बारे में लिखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। ये दो बातें हमको समझ में आ गई। और एक इंटरेस्टिंग बात देखो, अगर ये सर्कल है तो सर्कल के सारे पॉइंट्स इस वायर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। यानी कि ये सर्कल के सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स अलोंग द सर्कल इज कांस्टेंट। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक ऐसा वायर है, ये वायर में से करंट फ्लो होता है और मैं कोई पॉइंट लेता हूँ P, तो P में से पास होने वाला अगर मैं एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ तो इस सर्कल के सारे पॉइंट्स पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मिलेगा। ये डिस्टेंस अगर मान लो R है तो R जितनी डिस्टेंस पर मैं यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढूंगा तो भी मुझे एक सर्कुलर पैटर्न मिलेगा। यहाँ पर अगर R जितने डिस्टेंस पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ढूंढता हूँ तो मुझे फिर से सर्कुलर पैटर्न मिलता है। अगर ये सारे सर्कल्स को मैं जॉइन कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। सो वी से दैट मैग्नेटिक फील्ड फॉलोज सिलिंड्रिकल सिमेट्री। मैग्नेटिक फील्ड फॉलोज सिलिंड्रिकल सिमेट्री, ये आपको याद रखना है एक बात। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड फॉलोज सिलिंड्रिकल सिमेट्री। और एक दूसरी बात जो अपने को समझनी है, देख लो फिर से एक बार, ये अपना वायर है, वायर से R1 जितने डिस्टेंस पर मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो ऐसे सर्कल में मिलेगा। अगर मैं डिस्टेंस R2 लेता हूँ तो मुझे दूसरा सर्कल मिलेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलता है अपने को, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मिलता है।
याद करो, मैंने इसके पहले किसी एक वीडियो में समझाया था कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो होता है और मैं अगर एक कार्डबोर्ड लेता हूँ और उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स स्प्रिंकल कर देता हूँ और उस कार्डबोर्ड में से अगर वायर को पसार करते हैं तो वो जो आयरन फाइलिंग्स है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दी वायर। दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग दैट यू अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, वो हम राइट हैंड रूल से समझ सकते हैं। राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करने का, तो अगर मैं करंट का डायरेक्शन, हम हमारे फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर लेंगे, हमारी हाथ की मुट्ठी अगर हम ऐसे पकड़ते हैं तो ये फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होती है, बेंड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है और थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन होता है। सो दैट मीन्स if this is the direction of current and if I am holding my fingers like this, then the magnetic field is along this direction. So this is the direction of magnetic field. ये याद रखना है आपको, राइट हैंड थंब रूल। स्टूडेंट्स, राइट हैंड थंब रूल और एक जगह पर यूज़ होता है। देखो, हमने एक रूल स्टडी किया था, ये ज़रा अलग कंसेप्ट है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है समझो ज़रा। ये एक सर्क्यूलर रिंग है विच कैरीज करंट। दिस इज अ सर्क्यूलर रिंग कैरिंग करंट। क्या फ़र्क है इसमें, ये आई है करंट और हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमको ऐसे मिला था। तो अगर मैं इसको ऐसे होल्ड करता हूँ ये डायरेक्शन में, मैं इसको रिंग को ऐसे ड्रॉ कर दूँ मैं, तो मुझे बताना थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो ये करंट का डायरेक्शन है। तो अगर मैं ऐसे पकड़ता हूँ ऐसे, तो अगर करंट ऐसे ट्रैवल करता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाता है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कल्स में था तो करंट ऊपर जाता था, इसमें करंट सर्कल में है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाता है। तो दोनों राइट हैंड रूल है और दोनों अलग अलग बातें समझाते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पर थंब जो है करंट को इंडिकेट करता है, यहाँ पर थंब मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। ये मैंने आपको कहाँ समझाया था, तो मैंने एक डेरिवेशन आगे वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्क्यूलर करंट कैरिंग लूप, इसके पहले वाला वीडियो, ये जो वीडियो चल रहा है उसके पहले वाला जो थियरी का वीडियो था उसमें मैंने ये वाला डेरिवेशन एक्सप्लेन किया था। तो इसमें भी राइट हैंड रूल अप्लाई होता है, यहाँ पर भी राइट हैंड रूल अप्लाई होता है। रूल एग्जैक्टली सेम है। जो डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो थंब से इंडिकेट करता है, और इसके अंदर अगर डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स करंट को इंडिकेट करता है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट एम्पियर्स सर्किटल लॉ। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर एट दिस पॉइंट इज दैट both Gauss law and Ampere's circuital law are very easy to apply under symmetrical situations. तो हम जब एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे जो सिस्टम्स होते हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, सिमेट्रिकल सिस्टम्स होने चाहिए, वरना एम्पियर सर्किटल लॉ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। फिर दूसरी बात, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते समय आपका जो करंट होता है वो कैसा होना चाहिए, स्टेडी करंट होना चाहिए, तो ही आप एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई कर सकते हो। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर मैं रिवाइज कर लूँ तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए कूलम्स लॉ था, वैसे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए बायो-सावर्ट्स लॉ था। जैसे कूलम्स लॉ का दूसरा फॉर्म, द अदर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ was Gauss law. In the same way, the other form of Biot-Savart's law is Ampere's circuital law. In Coulomb's law, we consider closed region and the charge is enclosed. In Ampere's circuital law, we consider an open surface with a boundary, closed boundary, and the current is enclosed. Current is flowing through the surface. And in Gauss law, you have the formula integral of E dot ds is equal to q by epsilon naught. In Ampere's circuital law, you have the formula integral of B dot dl is equal to mu naught multiplied by I. I is the enclosed current. And this is a very, very important formula. B is equal to mu naught I upon 2 pi r, which is very useful for finding out magnetic field around the current carrying wire. So that's all, students, in Ampere's circuital law. In the next video, we will study some numerical problems, and thereafter we will go ahead with some very important concepts, that is toroids and toroids, and one more thing that we will be studying is solenoid. We will be studying about solenoids and toroids. इसमें
ये जो एम्पियर सर्किट लॉ है उसके फॉर्मूले अप्लाई करने में हमको बहुत काम आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हम सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड पर आगे बढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।